ड्रग सेलर पकड़ा गया है, यानी कि वो इन लड़कों को ड्रग्स फराहम करता था। उसका नाम साहिर हसन है। और मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के एक अदाकार हैं साजिद हसन साहब, जिनका वो बेटा है और जवान बेटा है उनका। ऐसे लोगों के पास इतना पैसा होता है कि ये एक्सपेंसिव तरीन ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान के और पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के गर्ल्स हॉस्टल में, कहाँ पे? गर्ल्स हॉस्टल में बेचता हूँ। आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें ये सब कर रही हैं। और कभी भी चाहें तो इसको आप पता करवा लें कि गर्ल्स हॉस्टल में कितना ड्रग बिक रहा है और कैसा बिक रहा है। एकदम से मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, हक़ाइक़ को फेस करने की ज़रूरत है। ख़वातीन और हज़रात, लाउड स्पीकर की एक और एपिसोड के साथ डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन और हज़रात, पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ महीनों से मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में एक ख़बर ऐसी है कि जिसके बारे में रोज़ाना नए इंकशाफात, नई ख़बरें सामने आ जाती हैं। आप जानते हैं और आप सब लोगों को पता है, मेरे ख्याल में आपका सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो एक ख़ास खबर से, एक ख़ास वारदात की खबर से भरा हुआ है जो कि कराची में पेश आई। आप जानते हैं कि कराची के एक नौजवान जिसका नाम अरमगान कुरैशी है, उसने एक बच्चे को, अपने दोस्त को या अपने से कम उम्र लड़के को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया। पहले उसको अगवा किया, जिसका नाम आमिर मुस्तफ़ा है। उसके साथ उसका एक दोस्त शिराज भी शामिल था। ख़वातीन हज़रात, ये ख़बर महज एक कत्ल नहीं है, महज एक अगवा नहीं है। ये दरअसल आपके तमाम मुआशरती ढांचे का एकदम से धड़ाम से टूट के गिर जाना है, टुकड़े टुकड़े हो जाना है। आप यकीन कीजिए, जब से ये वाक़या पेश आया है, ये वक़ूआ बल्कि पेश आया है, हर रोज़ इसके बारे में एक नई जहत सामने आती है जिसने बहुत सारी चीज़ों को नंगा किया है। हमारे फैमिली सिस्टम को नंगा किया है, हमारे यूथ की एक्टिविटीज़ को नंगा किया है, वालिदैन के साथ बच्चों की तरबियत को नंगा किया है, वालिदैन के किरदार को मस्क किया है और नंगा किया है। इसके अलावा हमारी कानून नाफिज करने वाली तमाम एजेंसीज़ को, तमाम अहलकारों को, तमाम फोर्सेस को बिल्कुल नंगा कर दिया है। वो वैसे पहले भी उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, बुरा ना मनाइए, लेकिन अब तो जिस किस्म का नंगपन उन पे आया है वो बयान से बाहर है। ये वाक़या पेश आया कुछ हफ्तों पहले और एक महीने तक इस पे किसी किस्म ने आमिर मुस्तफ़ा की गुमशदगी का कोई नोटिस नहीं लिया, तावक्ते के 1-2 करोड़ की रैंसम कॉल आई। उसके बाद इसमें CIA इन्वॉल्व हुई और उसके बाद एक पेंडोराज बॉक्स खुल गया। आप सब लोगों को इसकी तफसीलात अभी तक बहुत पता है। मेरे आज के वीलॉग का मकसद कतई ये बताना नहीं कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, क्योंकि हर रोज़ ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक नया रुख लेती हुई कहानी है। मुझे जो बात अब तक समझ आई है वो सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ एक ख़ास तबके के अंदर, जिसको आप अशराफिया कहते हैं, उसके बच्चों के अंदर एक इस किस्म की आवारगी और दीदा दलेरी बढ़ गई है कि किसी को ज़दो-कोब करना, टॉर्चर करना, खून निकाल देना, जान से मार देना, गर्दन काट देना, जला देना कोई मुश्किल चीज़ नहीं रही। वो बिल्कुल दे हैव बीन इनेबल्ड टू डू इट, इसलिए कि उनको लगता है कि दे आर अबव लॉ, और वो बिल्कुल वाकई अबव लॉ हैं, क्योंकि किसको भी तक पकड़ा गया है। मैं इसका भी जिक्र करूंगा आपको। इस पूरे किस्से के अंदर आमिर मुस्तफ़ा को मारने के बाद नीम बेहोशी की हालत में उसी की गाड़ी में डाला गया, जो कि बहुत महंगी गाड़ी थी और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, जो कराची की सड़कों पे और कराची के पॉश इलाकों में, इसमें डिफेंस शामिल है, दनदनाती हुई दौड़ती थी, फर्राटे भरती थी। उसमें आपके कातिल अरमगान ने उसे डाला अपने साथी समेत और इंटर प्रोविंशियल बाउंड्री और बॉर्डर क्रॉस कर दिया, यानी कि सिंध से वो हब चले गए जहाँ पे आगे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में जो आग वैसे लगी हुई आपको अच्छी तरह पता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना मुस्ताद होना चाहिए उसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इस कदर मुस्तादी है कि रात के अंधेरे में एक गाड़ी आ रही है जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, जिस पर 2 नौजवान परेशानी के आलम में बैठे हुए हैं। किसी ने किसी नाके पे कराची से लेकर हब या धाबीजी तक उनको रोका नहीं, उनको पूछा नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है, ये गाड़ी क्या है। भाई अगर ऐसे हालात होंगे तो जिसने बहुत सारी चीज़ों को नंगा किया है, हमारे फैमिली सिस्टम को नंगा किया है, हमारे यूथ की एक्टिविटीज़ को नंगा किया है, वालिदैन के साथ बच्चों की तरबियत को नंगा किया है। आग लगाने के बाद उसे एक लावारिस लाश समझ के आमिर मुस्तफ़ा की लाश को वहाँ दफन कर दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे सिर्फ कहना ये है कि जो जो बातें इसमें सामने आ रही हैं, क्या उस पर कोई गौर कर रहा है? सिर्फ ये बात नहीं है कि उनको अनचेक्ड वहाँ जाने दिया गया, बल्कि ये भी कि एक लड़का जो भी बहुत छोटी उम्र का है, वो अरमगान नाम का है, उसके अंदर इतनी दीदा दलेरी है कि वो ये सब कर रहा है।
اور پھر جب اس کو پکڑنے کے لیے آپ کی پولیس اس کے گھر آئی ہے تو اس کا گھر جو کہ قلعہ نما پورا ایک فورٹریس ہے, پورا کا پورا انفورس, اس میں کوئی جا نہیں سکتا, وہاں سے اس نے جدید ترین اسلحے سے جو فائرنگ کی ہے کہ پولیس کو بھاگنا پڑا. اتنی فائرنگ, اتنا اسلحہ, اور اس قسم کا اسلحہ وہاں موجود ہے کہ جس سے سندھ کی پولیس بھاگ جائے. آپ ذرا سوچیے, اور چلانے والا کون ہے؟ ایک لڑکا. پھر اس گھر میں جو کچھ ڈسکور ہوا ہے خواتین حضرات, وہاں پہ پورا ایک سنڈیکیٹ ہے, ایک پورے کا پورا کمپیوٹر کا ایک نیٹ ورک موجود ہے, جس میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ 26 لیپ ٹاپس ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 46 ہیں, مگر وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور ان پہ کام کرنے والے بھی اتنے ہی لوگ ہیں. پھر ان کے والد صاحب ہیں جو آ کے اس دھڑلے سے آپ کے تمام نظام کو للکار رہے ہیں, اور واقعتاً ملزموں کو ایسے ہی للکارا جاتا ہے جیسے وہ للکار رہے ہیں. آپ کے خیال میں where does he find this energy and this particular nature and this tone of speech؟ ان کو پتا ہے کہ میں جس کا بھی نام لے رہا ہوں اس کو پتا ہے کہ وہ چور ہے, میں اسے ملوث کر لوں گا, اس لیے میں بچ جاؤں گا. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں, اس میں بڑے بڑے سیاستدان ہیں, اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں, اس میں بڑی بڑی شوبز کی پرسنالٹیز ہیں, تو یہ چاروں شعبے ڈر کے دبک جاتے ہیں اور آپ کو بچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں آپ کو پکڑنے کے بعد ہماری پکڑ نہ ہو جائے, یہ ہمارا نام نہ بتا دیں. خواتین حضرات, میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ ایک اور اس کا اینگل ہے. اس میں دراصل 3 اینگل نکلتے ہیں. یہ سب لوگ بنیادی طور پہ جو پورا کمپیوٹر کا ایک سیٹ اپ, اسے یہ سافٹ ویئر ہاؤس کہتے ہیں, ایک سافٹ ویئر ہاؤس نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں جوئے کا ایک بہت بڑا اڈا ہے. اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے مطابق ارمغان کا تعلق انڈیا اور بامبے کے انڈر ورلڈ کے ساتھ تھا, اور انڈر ورلڈ بامبے کا دراصل ایک ہی چیز پہ جوا کھیلتا ہے, اور وہ آپ کی سب سے ہر دل عزیز پسندیدہ سپورٹس ہے جس پہ آپ جان دیتے ہیں. کیا ہے وہ؟ کرکٹ. کرکٹ کا جنازہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے نکل گیا ہے, مگر جوئے کا جنازہ کبھی نہیں نکل سکتا, کیونکہ صرف پاکستانی ٹیم پہ نہیں لگتا, یہ ہر میچ میں لگتا ہے جو جہاں بھی کھیلا جا رہا ہو. اور اس بھی ارمغان کا بھی جو کروڑوں روپے اس کے پاس ہر وقت ہیں, وہ کہاں سے حاصل ہوئے ہیں؟ وہ اسی جوئے سے ہوئے ہیں جو ممبئی کی انڈر ورلڈ کا ایک نمائندہ ایک ٹپ کے طور پر ان کو دیتا تھا. پھر وہ کروڑوں, 1 کروڑ کو ایک جوئے کی زبان میں ایک پیٹی کہا جاتا ہے, تو کئی کئی پیٹیاں لگا دی جاتی تھیں, اور کئی کئی پیٹیاں ایک ایک بال پہ کما لی جاتی تھیں. خواتین و حضرات, بات صرف یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ جاری ہے تو پھر میرے خیال میں ہم اندھے ہیں, یا ہمارے اہلکار اندھے اور گونگے ہیں اور مفلوج ہیں. مفلوج ہیں واقعی, کیونکہ کوئی کچھ نہیں کرتا. ایک اور بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جوئے کے کاروبار کو آج سے نہیں, کئی مہینوں سے یہ صاحب چلا رہے ہیں. ڈیفنس کے اندر ایک گھر کے اندر ظاہر ہے کہ 46 لیپ ٹاپس ہیں, تو وہاں کم از کم 46 لوگ تو جاتے ہوں گے لیپ ٹاپس کو ہینڈل کرنے کے لیے, ان کو آپریٹ کرنے کے لیے, جہاں یہ ساری بیٹنگ ہوتی ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کیوں آ رہے ہیں. ان کا لائف سٹائل دیکھیے, ایک گھر جو اتنا فورٹیفائڈ بنے کہ ایسے لگے کہ اس کو پینیٹریٹ نہیں آپ کر سکتے, اس پہ کیا کسی کی آنکھ نہیں اٹھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نوبڈی ریزڈ اے سسپیشن. جن گاڑیوں میں یہ لڑکا پھر رہا ہے, بھئی وہ 18-20 سال کا بچہ ہے, وہ جن گاڑیوں میں پھر رہا ہے, کیا وہ کما سکتا ہے اتنے پیسے کی اتنی گاڑیاں ہیں؟ اس کا باپ کون ہے؟ اس کی ماں جو طلاق یافتہ ہے اس کے باپ سے وہ کہاں پہ ہے؟ اور یہ کیا میکینکس ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کسی بھی علاقے کا ایک ایس ایچ او ہو تو اس کو ایک ایک گھر کا پتہ ہے, کس علاقے میں ڈھابہ خانہ چل رہا ہے, کس علاقے کے اندر کس گھر کے اندر دھندا ہو رہا ہے, کس گھر میں جوا خانہ ہو رہا ہے, کون یہاں چور ہے, کون یہاں منشیات فروش ہے. اس لیے کہ جو ایس ایچ او ہے پولیس کا, وہ ان کا شریک مجرم ہے. اس کی سرپرستی کے بغیر یہ کوئی جرم پورے ملک میں ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ایس ایچ او کو یہ نہیں پتا کہ میرے علاقے میں کیا کیا ہو رہا ہے, تو پھر اس کو ایس ایچ او ہونے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اس کو میرے خیال میں کہیں اور وی آئی پی ڈیوٹی کرنی چاہیے, واقعتاً جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. خواتین حضرات, ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا جوئے کا ایک سیٹ اپ تھا جو کرکٹ سے ملوث تھا, اور کرکٹ کے اوپر ان کی ساری پیسے رکھتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب تو ہمیں دنیا جہان کو پتہ ہے کہ جو کرکٹ کا جوا ہے اس کے سارے پیسے مختلف اکاؤنٹس میں جاتے ہیں, جو ساؤتھ افریقہ میں بھی ہیں, گلف میں بھی ہیں, اور پاکستان سے ایک جوا بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے. دوسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ ڈرگ یوزرز ہیں. یہ ڈرگ بیچتے نہیں ہیں, ڈرگ پیڈلرز نہیں ہیں, منشیات فروش نہیں ہیں, یہ منشیات کے خریدار ہیں اور لاکھوں روپے کی منشیات کو خریدتے ہیں. جب آپ کی مجرمانہ ذہنیت, آپ کی دیدہ دلیری, آپ کی آوارگی اور آپ کی تربیت کی کمی میں منشیات کا زہر شامل ہوتا ہے, تو یقین کیجئے یہ ایک 2 آچا نہیں
100 आतिशा फितना बन के सर को चढ़ जाता है। फिर आपके लिए इंसानी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती, कोई कीमत नहीं रखती, फिर आपके लिए कोई जुर्म नहीं है, आपके लिए करना वाजिब हो जाता है। मैं आज सिर्फ एक पहलू पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस कहानी में बहुत सारी और कहानी आएंगी और फिर आप देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा कि क्या होगा। बहुत कुछ बदल जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर जिसको आईओ कहते हैं वो बदल जाएंगे या शायद मारे भी जाएं, जो कि अक्सर मारे जाते हैं। उसके बाद एकदम से पूरा मामला खामोश हो जाएगा और चंद दिन की भां भां बकवास के बाद हम सब इसे भूल जाएंगे और ये किस्सा पारीना बन जाएगा। आप हंसिए मत, क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? शाहरुख जतोई याद है आपको? आज कहाँ है वो? क्यों छूट गया? कैसे छूट गया? सबको पता था उसने कत्ल किया। आज मुझे आप ये बताइए कि वो जो खातून जिन्होंने कराची के अंदर अपनी लैंड क्रूजर के नीचे 6 इंसानों की जान ले ली थी, उनको कुचल के, वो कहाँ है? कौन सा मुकदमा चला उस पर? कौन सी फांसी हुई उस पर? आप मुझे ये बताइए कि बाकी तमाम जो इस किस्म के कत्ल होते हैं, आपको वो भी याद होगा कि एक साहब ने पुलिस एहलकार के ऊपर अपनी पूरी की पूरी लैंड क्रूजर चढ़ा दी थी सबके सामने, उसकी फुटेज भी मौजूद है। क्या कभी उनको कोई कैद हुई? कभी मुकदमे का क्या बना? कुछ बना? तो इसका भी कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल आप रो पीट के चंद दिन थोड़ी सी, आप यकीन कीजिए, वो रेटिंग लेंगे और थोड़े से व्यूज़ लेंगे जो आपके होते हैं सोशल मीडिया वाले, हाँ 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 करके, और उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो एक बात आपको मैं बतानी है कि तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि ये ड्रग यूज़र्स का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। ऐसे लोगों के पास इतना पैसा होता है कि ये एक्सपेंसिव तरीन ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग मेरी तरह के हैं जो कि बड़े पुराने ज़माने के लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कि आजकल ड्रग सीन क्या है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। जिन साहब को एज देयर ड्रग सेलर पकड़ा गया है, यानी कि वो इन लड़कों को ड्रग्स फराहम करता था, उसका नाम साहिर हसन है। और मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के एक अदाकार हैं साजिद हसन साहब, जिनका वो बेटा है और जवान बेटा है उनका। साजिद हसन साहब का अपना एक मकाम है मेरे ख्याल में, मगर आजकल बहुत से लोग उनकी तरफदारी में सामने आ रहे हैं, और मैं भी बहसीत एक बाप उस वक्त से डरता हूँ जब औलाद आजमाइश बन जाए, और वाकई औलाद आजमाइश बन जाती है। बाहर तौर खुदा करे कि औलाद किसी के लिए आजमाइश ना बने और किसी शख्स को ये सब कुछ फेस ना करना पड़े जो कि साजिद हसन साहब फेस कर रहे हैं, और खुदा ताला उनको भी हिदायत दे कि इस मामले के साथ कैसे निपटना है। हुआ सिर्फ ये कि साहिर हसन साहब ने कहा कि मैं 13 साल से खुद ड्रग एडिक्ट हूँ, और तकरीबन 2.5 साल से मैंने अपनी एडिक्शन की पूरी फंडिंग के लिए ये काम शुरू किया कि मैंने ये ड्रग्स बेचने शुरू कर दिए, जिनमें से ये ड्रग्स मुझसे ख़रीदने वालों में एक लड़का शिराज शामिल है, एक लड़का आमिर मुस्तफ़ा शामिल है, और ये ख़रीद के अरमगान को देते हैं, और मैं इन तीनों को जानता हूँ और इनको ड्रग्स बेचता हूँ। ये लाखों रुपए की ड्रग्स पर वीक मुझसे ख़रीदते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये जो ड्रग्स हैं ये वो नहीं है कि जो आपकी आम भंग या आपकी हीरोइन का टीका या कुछ और हो। इनकी ये मखसूस ड्रग्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर ड्रग्स कहा जाता है। ये बहुत डिज़ाइनर वीड है। मैं आपको आज पहली दफ़ा ये नाम बताने लगा हूँ, जो कि ड्रग्स साहिर हसन कोलंबिया से कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से इस्लामाबाद और लाहौर, फिर कराची मंगवा के बेचता है। आप ज़रा रूट देखें कितना ज़बरदस्त है। और ये तमाम ड्रग्स वो कई पाउंड मंगवाता है हर रोज़, हर महीने, पिछले 2.5 साल से। और ये आम कुरियर कंपनीज जो हैं, जिनके 2 नाम बहुत मशहूर हैं, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना उनका कारोबार ख़राब करना है ना उनकी पब्लिसिटी करनी है। आराम से वहाँ से ये इसके घर तक पहुँचते हैं। ये तो है हमारे यहाँ सिक्योरिटी का आलम। बाहर तौर ये जो ड्रग्स हैं इनमें से एक का नाम है जंगल बॉय। जंगल बॉय एक बहुत महंगी वीड की किस्म है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप एक यूफोरिक स्टेट में चले जाते हैं। यूफोरिक स्टेट का मतलब है कि आपको कोई चीज़ गम नहीं देती, आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, आपकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और जब मैं एक्टिविटी की बात करता हूँ तो मैं हर किस्म की एक्टिविटी की बात करता हूँ। और ज़ाहिर है कि नशा है, तो नशे में इंसान बिल्कुल सहर ज़दा हो जाता है और ऐसे ऐसे काम भी कर जाता है जो वो ऐसे सोच भी नहीं सकता कि होश व खिरत के साथ कर सकता हो। जंगल वीड के साथ एक और किस्म की वीड ये मंगवाते हैं जिनका नाम है पैमेलिना। पैमेलिना भी सैटिवा और एक और एल्कलॉइड से मिलके बनाई जाती है, सैटिवा और इंडिका के साथ, और ये भी एक बड़ी पोटेंट वीड है। और उसमें आखिर में एक और चीज़ है जो हम कहते हैं जिलाटो वीड। ख़वातीन हज़रात, ये सब चीज़ें इस वक्त ख़ास तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं ताकि इनका नशा दो आतिशा हो, इनके असरात कई चंद हों आम नशे के मुकाबले में, और ये सब पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। तो हमारे यहाँ इंपोर्टेड ड्रग्स का एक बहुत बड़ा सेलर साहिर हसन था।
साहिर हसन साहब 2.5 साल से ये कर रहे हैं। साहिर हसन के घर से जब छापा मारा गया तो पता चला कि तकरीबन इतनी वीड निकली है ये मुख्तलिफ़ किस्म की कि उसकी मालियत 85 लाख से कुछ ज़्यादा है। ख़वातीन हज़रात, साहिर हसन का ये बताना है कि ये एक महीने में तकरीबन 2 करोड़ की ये ड्रग्स ख़रीदते हैं या मंगवाते हैं और 2 करोड़ 95 लाख की ये बेचते हैं। यानी कि इनकी एक महीने की आमदनी घर बैठे हुए, बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर किसी फैक्ट्री के, बग़ैर किसी बड़े सेटअप के, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स और आके लोगों के पिक करने से एक महीने की आमदनी 95 लाख से 1 करोड़ रुपया है। ख़वातीन हज़रात, मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी तमाम तर तालीमी काबिलियत, अपनी महारत, अपने कारोबार के साथ ये कह सकते हैं कि हम हर महीने टैक्स फ्री 95 लाख से 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं। हम अपने बच्चों को क्या सबक दें कि कौन सी तालीम हासिल करो, क्या बनो कि तुम्हारी आमदनी घर बैठे इतनी हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि लोग 95 लाख या 1 करोड़ नहीं कमाते, बिल्कुल कमाते हैं, मगर उसके लिए जान मारते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ी एक तालीमी बैकग्राउंड होती है, बहुत बड़ी एक महारत का पूरी एक रियाजत का पूरा साइकिल होता है। मगर ये लड़के जो अभी महज जवान हैं, करते कुछ नहीं, घर में रहते हैं, खुद नशा करते हैं, नशा बेचते हैं और तकरीबन 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमाते हैं और ये सारा पैसा साजिद हसन साहब के मैनेजर के अकाउंट में आता है। और फिर मैं मान ही नहीं सकता कि साजिद साहब को इसका पता ना हो। साजिद साहब को ये नहीं पता था कि मेरे घर में मेरा बेटा करता कुछ नहीं है, कब से 13 साल से चर्स पी रहा है और इतना कमा रहा है। उसके लाइफस्टाइल का अंदाज़ा नहीं होता था। यकीनन उस लाइफस्टाइल में मुझे लगता है कि उनको भी फ़ायदा होगा, घर बार चलता होगा। और जो कुछ उनका मैनेजर कर रहा है, जो दरअसल उनके लिए मुख्तलिफ ड्रामे या प्रोग्राम या कंपेयरिंग के फंक्शन देखता रहता है, जब वो उनको ये नहीं बताता होगा कि माशाल्लाह बेटे ने इस महीने 95 लाख रुपया कमाया है जो मेरे अकाउंट में आया है, जबकि आपको सिर्फ एक यूट्यूब चैनल मिला हुआ है जिससे आपकी आमदनी जो है वो तकरीबन 9,000 रुपये है। कैसे मुमकिन है कि ये सब ना हो? ख़वातीन हज़रात, सोचने की बात सिर्फ ये है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हमारी मुआशरत का एक ऐसी भंभोड़ी हुई लाश बन गई है जिसमें से बदबू बहुत देर से आ रही है, मगर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी मुआशरत मर चुकी है, गल रही है, सड़ रही है। जो वालिदैन की तरबियत का किस्सा था वो तो मेरे ख्याल में कब से ख़त्म हो गया। हम बच्चों पे नज़र भी नहीं रख सकते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं। हमारे बच्चे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ये हालत क्यों है। क्यों नहीं किसी को नज़र आता कि हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं। एक ज़माना था कि हमारे यहाँ नौजवान सिगरेट छुप के पीते थे, तो मेरे सामने जो मेरे कज़न सिगरेट छुप के पीते थे, मैं कहता था ये आपका ख्याल है कि आपको वालिदैन का नहीं पता, कि आपके वालिदैन नहीं जानते कि आप स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि इसकी तो बदबू ऐसी होती है, कपड़ों में से आती है। आप जब भी बाहर से सिगरेट पी के आते हैं तो आपके सांसों में से कई देर तक आती है। वो सिर्फ पर्दे के तहत आपको समझते हैं कि ना करें या आराम से समझाएं। बाप के सामने सिगरेट नहीं पिया जाता था, माँ के सामने पिया जाता था, मगर सिगरेट से कहीं ज़्यादा पोटेंट चीज़ें पीने के बाद जबकि दिमागी हालत भी वो नहीं रहती, माँ बाप अंधे हैं कि पहचान नहीं सकते या पहचान के चुप कर जाते हैं, क्योंकि असल बात पैसे की है। हमारे मुआशरे में इस वक्त अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल गलत ना होगा कि हमारा खुदा पैसा है। अगर पैसा मिल रहा है तो हमें कोई खुदा, कोई अल्लाह याद नहीं, न उसे याद करने की, न उससे खौफ खाने की कोई ज़रूरत है। पैसा है तो सब है, और ये सच भी है, क्योंकि पैसे वाले की ना कोई पकड़ है, ना उसके लिए कोई सज़ा है, ना कोई कैद है, ना उसका जुर्म साबित हो सकता है। तो वाक़तन ऐसा खुदा होना चाहिए ना जो आपको हर चीज़ से, हर जुर्म करने के बावजूद यूं बचा के रखे, और हमने यही मान लिया है। ख़वातीन हज़रात, दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, मैं चूँकि एक डॉक्टर हूँ तो मुझे बहुत दफ़ा अपने हॉस्पिटल में ये सामना करना पड़ता है कि एक मरीज़ है, उसको हम बेहोश करने की कोशिश कर रहे हैं या दर्द की दवाई दे रहे हैं तो कोई असर नहीं हो रहा, तो पता चलता था कि भाई ये एडिक्ट है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का एडिक्शन में मुब्तला है। ये तादाद अब तकरीबन 11 गुना बढ़ चुकी है। अब तकरीबन हर तीसरा चौथा जो मरीज़ है वो आइस का नशा कर रहा है। आइस के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है, मुझे यकीन है कि देखा भी होगा और किसी को इस्तेमाल करते भी देखा होगा। अल्लाह करे खुदा ताला आपको इस अफरीत से बचा के रखे, इस फितने से, इस तमाम लानत से दूर रखे, मगर कब तक? ये इतनी जल्दी फैल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि मैं पिछले कुछ महीने जेल में गुजार के आया हूँ। जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए थे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक ख़ास किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुआ, और मैं बड़े मान से लोगों को ये बताता हूँ कि मैं किसी को कत्ल करके या ड्रग्स बेच के जेल नहीं गया, बल्कि किसी और इल्ज़ाम में गया हूँ जिस पर मुझे नाज है बिल्कुल।
ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جیل میں جا کے مجھے وہاں پہ مختلف قید لوگوں کو جو کہ ڈرگس کے سلسلے میں وہاں قید تھے، ان سے اتنی انفارمیشن ملی کہ اس کاروبار میں کتنی 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 بچت ہے، کتنا منافع ہے۔ مجھے ایک مریض ملنے کے لیے آیا جس کو کوئی تکلیف تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کس مقدمے میں آئے؟ کہنے لگے جی دراصل میری گاڑی میں 5 من ڈرگس تھے۔ میں نے کہا 5 من؟ تو وہ بڑے ہنس کے بولے کہ ہاں 5 من تھے، کیونکہ دیکھو ایک دفعہ جب ہم لاتے ہیں وادی تیرا سے تو اتنا لے کر آتے ہیں، وادی تیرا بھی بڑی ہیون ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ تو میں نے کہا وہ پھر کرتے کیا ہو؟ کہتے ہیں میں 2 کاروبار کرتا ہوں، ایک تو میں کرتا ہوں آئس کا اور ایک میں کرتا ہوں ہیروئن کا۔ میں نے کہا آئس کہاں بیچتے ہیں؟ انہیں بڑی صفائی سے مجھے ڈیٹیل سے بتایا کہ آئس میں پاکستان کے اور پنجاب کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے گرلز ہاسٹل میں، کہاں پہ؟ گرلز ہاسٹل میں بیچتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے، لڑکیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ آتی ہیں، ہمیں نوٹ دیتی ہیں 2,500 سے 3,000 روپے، اور ہم اس کے بدلے میں ایک چٹکی برابر آئس کی پڑیا ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں۔ میں نے کہا ایک دن میں آپ کی آمدنی کتنی ہو جاتی ہے؟ کہنے لگے جی ایک پھیرے کی آمدنی تمام خرچے نکالنے کے بعد 3 سے 5 لاکھ روپے ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ایک پھیرے کی آمدنی 3 سے 5 لاکھ روپے۔ اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بات، اور 2 باتیں ہیں۔ آپ یہ کہیں گے نہیں ہماری بیٹیوں پہ الزام لگا رہے ہو، نہیں وہ یہ نہیں خریدتی۔ جاگ جائیے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں یہ سب کر رہی ہیں، اور کبھی بھی چاہیں تو اس کو آپ پتہ کروا لیں کہ گرلز ہاسٹل میں کتنا ڈرگ بک رہا ہے اور کیسا بک رہا ہے۔ آئس وہاں بہت بکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ کو بتا دوں، آئس جو ہے وہ لینے والے کی سیکشول ایکٹیویٹی اور پرفارمنس کو پاگلوں کی طرف بڑھا دیتی ہے۔ پوری رات کوئی لگا رہے تو وہ تھکتا نہیں ہے۔ اب سمجھ آئی کہ لڑکیاں کیوں یہ لیتی ہیں؟ ایک دم سے منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حقائق کو فیس کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین حضرات، دوسری بات ہے، جب ایک پھیرے پہ پاکستان کے ایک نوجوان کو 5 لاکھ کا فائدہ ہوگا تو مجھے بتائیے وہ کون سا کاروبار کرے گا، کون سی نوکری کرے گا، کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ بننے آیا تو میں اس کو خود پکڑ کے نکال دینا کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو ہم اس کے اشر اشیر بھی نہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔